15 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुए, 21 मार्च को उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की। शुगर के पेशेंट होने के बावजूद, इंसुलिन मांगने के बावजूद इंसुलिन नहीं दी गई, मारने की, बीमार करने की कोशिश की गई। इससे दिल्ली वाले काफ़ी नाराज़ हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक बार चुनाव जीत गई तो दोबारा चुनाव ही ना कराए। तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि ये चुनाव जो है इंडिया गठबंधन जीते। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा ताकि यहाँ की सरकार जो दिल्ली के लिए करना चाहती है वो कर पाए, और मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। स्वाति मालिवाल वाले प्रकरण पर अगर आप कुछ कहना चाहें। जितनी तरजीह, जितनी इम्पोर्टेंस पुलिस इस मामले को दे रही है, इतनी इम्पोर्टेंस तभी दी जा रही है जब केंद्र सरकार इसके अंदर सीधा दखल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सीधा दखल कर रही है। सौरभ जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि केजरीवाल जी जब से बेल पर बाहर हैं, उनकी अध्यक्षता में आप लोग जोरों से तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जेल का जवाब वोट से मिलेगा? आज 15 मार्च के बाद शायद 21 मार्च को 15 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुए, 21 मार्च को उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की। चुनाव के बीच अरविंद जी को उन्होंने गिरफ्तार किया। इसकी वजह से मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार नुकसान होने लगा। दिल्ली में लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा बढ़ा और मुझे लगता है कि उसके बाद जो कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी इस चीज़ के लिए कि वो कैंपेन कर सकें, इससे कैंपेन के अंदर और ज़्यादा बूस्ट मिला। तो भारतीय जनता पार्टी का दो नुकसान हुए। एक नुकसान तो ये हुआ कि उन्होंने उन्हें जेल में भेजा, तो नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान, वो जेल में भेजने के बावजूद बाहर आ गए तो और अब वो कैंपेन भी कर रहे हैं, तो बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को इस वक्त फिलहाल है। जी, अगर हम दिल्ली के चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और क्यों? बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए भी और दिल्ली के लिए, जी, देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक आज़ाद देश के अंदर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, सब इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये देश जो है एक डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक बार चुनाव जीत गई तो दोबारा चुनाव ही ना कराए। तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि ये चुनाव जो है इंडिया गठबंधन जीते। जी, इस पर मोदी जी ने मुझे लगता है कि कई इंटरव्यूज़ में क्लैरिटी दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कि एक ही चुनाव हो। तो देखिए, ये तो अब वो कह के फंस गए हैं। जी, चुनाव के अंदर सरकार बनाने के लिए आपको सिर्फ 272 सीटें चाहिए, मोदी जी भी जानते थे। और इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटें नहीं मांगी। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि आप हमें 400 पार दीजिए, क्योंकि जो हमें संविधान में बदलाव करने हैं वो तभी पॉसिबल हैं जब आप 400 से ज़्यादा सीटें दें। अब सवाल ये होता है कि संविधान इनको क्यों बदलना है? संविधान इसलिए बदलना है क्योंकि देश के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। देश के अंदर जो चुनाव की व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते हैं। और जब से लोगों ने इनसे इस 400 पार के विषय में प्रश्न करना पूछा शुरू किया, तब से बीजेपी इस चीज़ पे बैकफुट पे है। इसलिए इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ये लोग दे रहे हैं, बट इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 100% ये लोग अगर जीतेंगे तो संविधान बदलेंगे। क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि 2019 में काफ़ी ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, और जैसा आपने भी अभी कहा कि ये 400 पार का लगातार नारा लगा रहे हैं, तो इस बार क्या आपको लग रही है संभावना कि बीजेपी 400 पार? देखिए, चुनाव शुरू होने से पहले तो सिर्फ एक ही नैरेटिव था देश में, ये 400 पार ला रहे हैं, ये 400 पार ले आएंगे। मगर जब से चुनाव की हलचल शुरू हुई है देश में, जब से कैंपेन शुरू हुआ है, पहले फेज का, दूसरे फेज के रिजल्ट्स का रुझान लोगों ने देखा है, अब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार कहना बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंता है कि 272 का आंकड़ा भी एनडीए छुएगा या नहीं छुएगा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम होंगी।
देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट्स ले चुकी थी नॉर्दर्न इंडिया स्टेट्स में, वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ अब इनकी सीटें गिर रही हैं। जहाँ इनकी सीटें पहले भी नहीं आती थी, तमिलनाडु, केरल हो गया, वहाँ इनकी सीटें आज भी नहीं बढ़ रही हैं। तो जहाँ जहाँ ये मैक्सिमम पे पहुँच गए थे, वहाँ गिरावट लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश तक में लोग कह रहे हैं कि इनकी वोट और सीट गिरेंगी, और कोई एक राज्य ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही कि यहाँ पे हमारी सीटें बढ़ेंगी। तो इसलिए मोटे तौर पे इनके लिए जो है ये चुनाव जो है कहा जा सकता है कि काफ़ी नुकसान वाला चुनाव रहेगा। जी, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो क्या लगता है सौरभ आपको कि क्या अहम मुद्दे होंगे इस बार दिल्ली के लिए? मुझे लगता है दिल्ली की जनता क्या चाहती है? अगर मैं कहूं, जनता के अंदर एक बड़ा तबका है, ये ऐसा तबका होता था जो लोकसभा के अंदर भाजपा को वोट देता था, प्रधानमंत्री को वोट देता था, मोदी जी को वोट देता था, और विधानसभा के चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल को वोट देता था जी। वो दोनों को ही पसंद करता था, अलग अलग चुनावों में अलग अलग नेता को वोट डालता था, ये बड़ा तबका था। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल के अंदर उनको हैरेस किया गया, छोटी छोटी चीज़ों का उनका मजाक उड़ाया गया, शुगर के पेशेंट होने के बावजूद, इंसुलिन मांगने के बावजूद इंसुलिन नहीं दी गई। एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन दिल्ली वालों के हीरो को मारने की, बीमार करने की कोशिश की गई। इससे दिल्ली वाले काफ़ी नाराज़ हैं, और आज जो दिल्ली के अंदर मुद्दा है वो यही है कि जेल का जवाब जो है लोग वोट से देंगे, और ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी हैं दिल्ली की जनता को, वो क्या है वो 10 गारंटियां, और क्या लगता है आपको कि अलायंस के रहते हुए क्या वो संभव हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल संभव होंगी, क्योंकि जो हमारी गारंटीज हैं उसमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर अलायंस को एतराज़ हो। जैसे दिल्ली के अंदर 24 घंटे जिस तरह से बिजली हम दे रहे हैं जी, पूरे देश में गरीब लोगों को 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त मिले जी। शानदार वर्ल्ड क्लास मुफ्त शिक्षा जो है देश के अंदर बच्चों को मिले, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए जी। हर मोहल्ले और गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक मिले जिसमें मुफ्त दवा, मुफ्त डॉक्टर और मुफ्त जो है टेस्ट हों, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज़ होगा। चीन ने जो हमारी करीब 4064 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हथिया ली है, उसको हम वापस लेके आएंगे जी। अग्निवीर नाम का जो धोखा देश के युवाओं को किया जा रहा है, जिसके अंदर आप एक 17-18 साल के जवान को अग्निवीर बना देते हैं जी, फिर 4 साल बाद 21-22 साल की उम्र में उसको रिटायर कर देते हैं। अब आप सोचिए 22 साल का लड़का रिटायर होके घर आ गया, वो क्या करेगा? और अगर उसको उग्रवादियों में या उसको बॉर्डर पर गोली लग जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये तो मजाक है। इस अग्निवीर नाम की धोखे को हम लोग हटाएंगे, और जो पुरानी रेगुलर जो भर्तियां होती थी फौज के अंदर, उन भर्तियों को शुरू करेंगे। इसी तरीके से हमारी कई सारी जो बातें हमने लिखी हैं उसके अंदर किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की जो एमएसपी की सिफारिशें हैं उनको हम लोग लागू करेंगे। युवाओं के लिए जो है पहले साल 1 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरियों का प्रबंध हम लोग करेंगे। हर महिला को 1000 रुपये महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस तरीके की हमारी 10 गारंटीज हैं, और केजरीवाल जी ने जब जब अपनी गारंटियां दी हैं उनको पूरा किया है। तो ये जो गारंटियों की बात है ये अलायंस के साथ हो चुकी है, और आपके पास अगर आपकी सरकार आती है तो ये बैकअप में ये सारी बिल्कुल ये गारंटी केजरीवाल जी की गारंटी है कि इंडिया अलायंस के अंदर इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये तो एक कैसे मुद्दा है जो दिल्ली वालों के दिल के सबसे ज्यादा करीब है जी। आज दिल्ली वाले बात समझते हैं कि संविधान ने जो हक दिल्ली की सरकार को और दिल्ली वालों को दिए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए हैं जी। दिल्ली वालों की वोट की कीमत को कम किया है, दिल्ली वालों का अपमान किया है। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा ताकि यहाँ की सरकार जो दिल्ली के लिए करना चाहती है वो कर पाए, और मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए जी। केजरीवाल जी ने ये भी 2-3 बार ये मेंशन किया है कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो वो जेल जाने से बच जाएंगे।
इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जितनी भी एजेंसियां हैं, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इनके ऊपर आज सबसे बड़ा आरोप ये है कि एजेंसीज का मतलब है दे शुड बी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, यानी कि इनका काम है सच को कोर्ट के सामने लेके आना और फिर कोर्ट फैसला करे। मगर फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर प्रश्न किए कि आपके पास इस केस से संबंधित 1 लाख कागज हैं, 70,000 कागज ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं, 30,000 कागज हैं जो उनके विरोध में हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि 70,000 को तो आप कूड़े के डब्बे में डाल देंगे और 30,000 को जो है कोर्ट में ले जाएंगे? एक गवाह ने 10 बार गवाही दी, पहली 9 बार गवाहियों के अंदर उन्होंने केजरीवाल के विषय में कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इन्हें जानते ही नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर आपने उस पर दबाव डाला, उसको जेल में रखा, उसको परेशान किया, मारा पीटा, और फिर आपने उसकी गवाही ले ली जिसमें उसने केजरीवाल के खिलाफ कुछ कहा। तो कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 10 गवाहियों में से 9 आप हटा देंगे, 1 देंगे? तो जब अरविंद केजरीवाल जैसा कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये जो एजेंसियां हैं ये न्यूट्रल एजेंसी की तरह काम करेंगी। जो कुछ उनके पास है मटेरियल सब कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और जैसे ही सारा मटेरियल आप कोर्ट के सामने रखेंगे सारे लोग रिहा हो जाएंगे, अरविंद जी भी रिहा हो जाएंगे, कोर्ट केस में कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, पिछले 1-2 साल से कई आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो जेल में गए हैं, और हाल ही में केजरीवाल जी ने कहा है कि अब सौरभ और अतीशी को भी जो है राघव को भी जेल में जो है ना भेज दिया जाए। तो क्या डर लगता है आपको कभी, अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत सारे लोग जा चुके हैं हमारे यहाँ। हाँ भाई, लेकिन क्योंकि आपका भी नाम आया, अतीशी का भी नाम आया, हमारा नाम तो आता ही रहता है, क्योंकि हमारा नाम आता रहता है, बट इसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। पर क्या अगर जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा जब देखा जाएगा। तो मतलब अंदर से क्या, अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा है जी, ये लोग तो जो इनके बस की है वो करेंगे। ये अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। अगर हमारे जेल जाने से भी काम नहीं चलेगा तो और लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। ऐसा कोई ना कि हमारे ऊपर आके लिस्ट खत्म हो जाएगी, तब भी अगर आम आदमी पार्टी में कोई काम करेगा तो उनको भी जेल भेजेंगे। लेकिन कई लोगों के सवाल हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो खड़ी इस बेसिस पे हुई है कि वो कांग्रेस के अगेंस्ट थी, कांग्रेस के करप्शन को देखते हुए, लेकिन अब जिस तरीके से एक अलायंस में आए हैं और आप मिलकर काम करना चाहते हैं, तो इस पर अगर आप कोई क्लैरिटी जनता को देना चाहें। जब से हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए, हम लोगों ने जिस भी सरकार के अंदर करप्शन हुआ उसका विरोध किया जी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोयले घोटाले का विरोध किया, 2G का विरोध किया, कॉमनवेल्थ घोटाले का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो रफाल में जो हुआ उसका विरोध किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है उसका भी विरोध किया। कांग्रेस के विरोध करने का मकसद ये नहीं है कि हमको कांग्रेस के किसी नेता की शक्ल नहीं पसंद इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं, या मोदी जी बहुत सुंदर हैं उनके हम साथ हैं, ऐसा नहीं है। जो गलत करेगा हमने उसका विरोध किया। कांग्रेस के समय में हम जब विरोध करते थे तो सीबीआई के मुकदमे दर्ज होते थे, कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देते थे, कांग्रेस के मंत्री जेल में जाया करते थे, सीएजी की रिपोर्ट आया करती थी। इतनी धांधली नहीं थी जितनी आज है। आज तो आप ये सोचिए कि इतने घोटाले सामने आ रहे हैं। आप देखिए, कोई सीबीआई की है हिम्मत कि किसी भारतीय जनता पार्टी की जांच भी कर सके, या ईडी की हिम्मत है कि इतने इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं उसकी जांच कर सके? तो आज तो देश के हालात कांग्रेस के समय से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। तो अब जब समय है कि आप सब लोग मिल के पहले भारतीय जनता पार्टी को हराएं और इस देश को बचाएं। देश बचेगा फिर हमारी लड़ाइयाँ चलेंगी। फिलहाल सारी लड़ाइयाँ पीछे हैं। सबसे पहले आपको देश बचाना है, देश के अंदर प्रजातंत्र और जो चुनाव की व्यवस्था है इसको बचाने की लड़ाई है। जी सौरभ जी, स्वाति मालिवाल वाले प्रकरण पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो, कि क्या एक ओवर देखिए मेरा मोटे तौर पे मानना है कि जितनी तरजीह, जितनी इम्पोर्टेंस पुलिस इस मामले को दे रही है, इतनी इम्पोर्टेंस तभी दी जा रही है जब केंद्र सरकार इसके अंदर सीधा दखल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सीधा दखल कर रही है। कुछ महीनों पुरानी घटना मुझे याद आती है। स्वाति मालिवाल कहीं पर रोड पे खड़ी थी कैमरा लेके,
और वहाँ पे एक कार वाले ने आधी रात को उनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। स्वाति मालिवाल ने खूब शोर मचाया, खूब वीडियो डाली, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खूब ट्विटर पे लिखा। क्या किया पुलिस ने? कुछ किया? पुलिस ने बनाई SIT, पुलिस गई उसको गिरफ्तार किया? कुछ नहीं किया पुलिस ने। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वाति मालिवाल पे प्रश्न कर रहे थे, कह रहे थे ड्रामा करती हैं। आज सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनकी हिमायती बन गए हैं। आज पुलिस के एडिशनल कमिश्नर उनके घर जाके उनका बयान ले रहे हैं। DCP सुबह से लेकर शाम तक जो है उनके केस के अंदर लगे हुए हैं। कहा जा रहा है 2 DCP, 1 SHO और पता नहीं 2 इंस्पेक्टरों की SIT बना दी गई है। कभी दिल्ली में घूम रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रही है दिल्ली पुलिस? साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी चीज़ को चला रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे उनको राजनीतिक लाभ हो सकता है और हर चुनाव से पहले बीजेपी कोई ना कोई इस तरीके का हथकंडा अपनाती है। मगर लोग जो है अब समझदार हो गए हैं। लोग पर इस पर भी बीजेपी पर ही इल्जाम है कि बीजेपी है। आप सोचिए ना, वरना कभी बीजेपी ने मदद की हो आज तक स्वाति मालिवाल की किसी भी मामले में तो बता दे। इसमें इतनी मदद क्यों की जा रही है? क्यों पूरा का पूरा पुलिस का पूरा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग इसके अंदर लगे हुए हैं, क्यों खबरें प्लांट की जा रही हैं झूठी सच्ची? क्यों कहा जा रहा है कि DVR के अंदर टेम्परिंग कर दी जबकि कुछ नहीं हुआ? क्यों कहा गया कि CCTV गायब हो गया जबकि CCTV पुलिस को मिल गया? क्यों ऐसा हो गया कि 112 नंबर पे कॉल की और डायरी एंट्री की फोटो सबको जो है पुलिस बांट रही है मीडिया को? आज तक तो हमने नहीं देखी कि 112 नंबर पे कॉल करे, कोई 100 नंबर पे कॉल करे और हेडक्वार्टर के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर डायरी एंट्री हो उसको जो है WhatsApp पे बांटा जा रहा हो। 354 की FIR तो कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी को नहीं दी जाती। ऐसा कैसे है कि 354 की FIR हर ट्विटर हैंडल पे पड़ी हुई है, हर पत्रकार को पुलिस ने बांट दी? तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार पुलिस के साथ मिलकर इस मामले को चला रही है और 25 तारीख तक चलाएंगे। जब तक चुनाव होगा तब तक इस मामले को चलाएंगे। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया। जी सौरभ जी, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि अब आज आपका इंटरव्यू जाएगा TV9 पर, तो मैं चाहती हूँ कि जनता को एक आपके पॉलिटिकल करियर का एक जो स्टार्ट है वो पता चले और किस तरीके से आप केजरीवाल जी के साथ जुड़े और आगे का जो है आपका क्या एक ओवरऑल लुक होगा। देखिए, मैं भी अन्ना हज़ारे के समय में केजरीवाल जी के साथ जुड़ा। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा नेता उस समय नहीं था, ना ही मैं इनकी जो है कोर कमेटी जो है उसका हिस्सा था। मैं तो एक साधारण वॉलंटियर के तौर पे इनके साथ जुड़ा था। और फिर जब पहली बार इन्होंने पार्टी बनाई 26 नवंबर 2012 को, तो फिर पहली बार ड्यूटी मिली थी उस मंच के पास जो मीडिया के लोग हैं उनको देखभाल करने की पहली बार ड्यूटी उस वक्त में मिली थी। फिर पार्टी बन गई, फिर टिकट मिल गया, टिकट लड़ लिए तो इलेक्शन में MLA बन गए। उसी तरीके से साधारण तौर पे साथ साथ चलते रहे, जैसे जैसे पार्टी चल रही है आगे चलते रहे बस। आपको बहुत करीबी भी माना जाता है केजरीवाल जी? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी बात जो जनता नहीं जानती और आप साझा करना चाहें तो? नहीं, ऐसे तो कोई मेरे को जी नहीं जानकारी। जनरली तो उनके विषय में सब लोग ही सब जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं। हाँ, ये है कि वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं जी। और जहाँ पे भी गए, जब IRS थे तब भी माँ बाप साथ रहते थे जी। जब NGO चलाते थे तब भी माँ बाप साथ रहते थे जी। जब मुख्यमंत्री बने तब भी माँ बाप साथ रहे, जब मुख्यमंत्री से हट गए तब भी माँ बाप साथ रहे। और बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। सौरभ जी, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।